नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। चुनावी मौसम में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है और सिंधिया ने गढ़ शिवपुरी में जयवर्धन सिंह से कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है और इसी के साथ उन्होंने 2023 में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का दावा भी किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस सिंधिया को उनके गढ़ में चुनौती देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सिंधिया को उनके गढ़ शिवपुरी में ललकारने पहुंचे पूर्व मंत्री और राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है और अगर सिंधिया तोप होते तो उनके क्षेत्र का दारोमदार नरेंद्र सिंह तोमर को कैसे मिलता। ग्वालियर संभाग में भाजपा के अनेक दिग्गज नेता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे पवैया जी हों, वीडी शर्मा जी भी वैसे अगर आप देखें उनका पैतृक गांव मुरैना जिले में ही आता है। और अगर भाजपा के लिए सिंधिया जी की बड़ी तोप होते तो नरेंद्र सिंह तोमर जी को क्यों सवाल दिया गया है। जयवर्धन सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि सिंधिया जी तोप थे, तोप हैं और तोप ही रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने जयवर्धन पर जवाबी हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि आपकी पार्टी तो आपको तमंचा तक नहीं समझती। और आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी को बनाया नहीं इसलिए वो तोप नहीं है, तो आपको तो अभी कांग्रेस ने चुनाव समिति घोषित करी, चुनाव अभियान समिति घोषित करी, स्क्रीनिंग कमेटी घोषित करी, अब किसी में भी आपको नहीं लिया, आपको योग्य नहीं समझा, तो आप तो अपनी पार्टी के हिसाब से तमंचा भी नहीं है। यदि होते तो आपको समिति में लेते। नकुल नाथ से लेके कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो योग्य भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ आपको छोड़ दिया गया। शिवपुरी में जयवर्धन सिंह ने एक बार फिर से प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब शिवराज मध्य प्रदेश में चुनावी चेहरा भी नहीं है और बीजेपी के पूरे चुनाव का संचालन केंद्र से हो रहा है। शिवपुरी से राम यादव की रिपोर्ट। चुनावी साल में बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए मास्टर प्लान लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। चुनाव से पहले सरकार शहरी मतदाताओं को साधने के लिए सड़कें चमकाने का काम कर रहे हैं और इसी के लिए सरकार 3 योजनाएं नई लॉन्च करने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सरकार शहरी वोट बैंक को अपने खेमे में करने के लिए अगस्त और सितंबर में 3 योजनाएं लॉन्च करेगी। इनसे छोटे शहरों यानी नगर परिषदों के साथ नगर पालिकाओं और नगर निगमों की सड़कों की बात होगी। योजनाओं में मास्टर प्लान वाले 85 शहरों की सड़क अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से 59 छोटे शहरों और बाकी में राज्य की मदद से सड़कों का निर्माण होगा। सरकार करेगी सड़क निर्माण में 3000 करोड़ का निवेश। नगर परिषद को मिलेंगे 5-5 करोड़ रुपए। नगर पालिकाओं को मंजूर होंगे 15 से 25 करोड़ रुपए। 16 नगर निगमों को मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। भोपाल और इंदौर को दिए जाएंगे 200 करोड़ रुपए। जबलपुर और ग्वालियर को मिलेंगे 100 करोड़ रुपए। 30 सितंबर से शुरू होगा टेंडर का काम। 18 माह में पूरा होगा सड़कों का काम। सरकार ने तमाम जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगस्त और सितंबर में ही अपने प्लान दे दे, जिससे इन पर तत्काल काम शुरू करवाया जा सके ताकि चुनाव तक स्थिति ठीक हो जाए, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में तर्क कुतर्क का दौर शुरू हो गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना ही इसलिए जाता है कि एक दिग्विजय सिंह की सरकार का 2003 तक का काल था जब मध्य प्रदेश में गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ती थी। आज कांग्रेस के लोग सड़कों में गड्ढे ढूंढने का काम कर रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है उसको हमें और आगे ले जाना, और हर बारिश में रोड खराब होते हैं उसको रिपेयर करना, लोगों को असुविधा ना हो उस पर चलने में, ये सरकार की जिम्मेवारी, और सरकार अपनी जिम्मेवारी का काम पूरा कर। केवल कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार चलाई जा रही है और उस सब में केवल जो है भ्रष्टाचार और लीपापोती की राजनीति मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कर रही है। नौजवान को काम नहीं है, किसान को दाम नहीं है। ऐसे में आदरणीय कमलनाथ जी अगर सवाल पूछते हैं तो ये शिवराज चौहान का ये दायित्व बनता है कि वो जवाब दें, क्योंकि वो सत्ता में है। सरकार चाहती है कि शहरों में विकास को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है वह चुनाव से पहले दूर हो जाए, इसलिए कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। भोपाल से अंशुल गौतम की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के युवा नेता भी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 युवा नेताओं की एक जोड़ी चर्चा में है और इसका संकेत खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया है। वहीं कांग्रेस के युवा नेताओं ने इस जोड़ी पर बीजेपी के द्वारा निशाना साधा जा रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, जबकि कांग्रेस के सीनियर नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया की जोड़ी प्रदेश में चर्चा में है। दरअसल विक्रांत भूरिया युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान जयवर्धन सिंह भी उनके साथ यात्रा में शामिल हुए थे, जिसमें दोनों नेताओं ने मिलकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके जयवर्धन सिंह और विक्रांत भूरिया का कोलाज शेयर किया है। कोलाज में तेरे जैसा यार कहाँ गाना बज रहा है। हर एक नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, तो उस बीजेपी को याराना लड़ा तकलीफ दे होगा। जो मोहब्बत की दुकान के विरोधी हों, उनको मोहब्बत अच्छी नहीं लगेगी, हम समझते हैं। तो हम बीजेपी से सिर्फ इतना कहेंगे कि अपने यहाँ भी मोहब्बत बढ़ाएं और याराना बढ़ाएं, तो शायद कुछ जनता को भी अच्छा लगे। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, नकुलनाथ जी से यारी क्यों नहीं, क्या ये परिवारवाद का नया गठबंधन है। बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह का याराना देखा, आज नकुलनाथ जी गायब हो गए। शायद इसके पीछे कारण हो सकता है कि कांतिलाल भूरिया अभी अभी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने और आदिवासी मुख्यमंत्री की कांग्रेस की मांग तेजी से उठ रही है, तो शायद अभी उनका ग्राफ कांतिलाल भूरिया का एकदम बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे से याराना की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भविष्य की राजनीति के कोई नए संकेत दिग्विजय सिंह जी इस ट्वीट के माध्यम से दे रहे हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह फिलहाल राधागढ़ से दूसरी बार विधायक हैं, जबकि वह कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जयवर्धन सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं विक्रांत भूरिया 2018 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वह फिर से विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। विक्रांत युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है और वही चुनाव साल में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर 4 टास्क दिए हैं और इसी के तहत वो मतदाताओं को घर पर चाय पिलाने जाएंगे और 10 दिन में 200 लोगों को कॉल करेंगे। साथ ही उनकी गाड़ियों पर भी कमल का फूल बनवाना होगा। और इतना ही नहीं, ये टास्क पूरा करने के लिए उनको 10 दिन का समय दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी 2023 का चुनाव महासंग्राम जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। रणनीति के तहत संगठन ने पार्टी के हर कार्यकर्ता को 4 काम करने की जिम्मेदारी दी है। इन चारों काम को पूरा करने के लिए उनको 10 दिन की डेडलाइन दी जा रही है। कार्यकर्ताओं को 10 दिन में 200 लोगों को करना होगा फोन कॉल। 100 लोग भाजपा के कार्यकर्ता या समर्थक, बाकी 100 लोग आम जनता से। बूथ स्तर पर बाइक और कार वाले समर्थकों कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाना। 4 व्हीलर पर कमल का फूल भी बनवाएंगे कार्यकर्ता। हर बूथ पर तैयार हो रही 10 बाइक मालिकों की लिस्ट। हर बाइक में पार्टी का झंडा लगवाएंगे कार्यकर्ता। वोटर्स से डेली कांटेक्ट के साथ हर दिन 2 वोटर्स के घर चाय पीने जाना। बूथ पर 5 जगह दीवार लेखन कराना। बीजेपी इसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने और पार्टी के बेहतर चुनावी प्रबंधन से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के वक्त बीजेपी को कार्यकर्ता याद आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने भी जतन कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। इनकी विकास यात्रा को लगातार 160 विधानसभाओं से खदेड़ दिया गया। अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम उन्होंने चलाया, उस पर बूथ पर कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं अपना बूथ मजबूत को कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया बना चुका है, इनका कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। ये कोई भी योजना बनाए, अब तो परिवर्तन की लहर चल रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इस तरह का राजनीतिक दल है कि यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम है और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता है। हमारे पास कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समूह है कि हम हर मतदाता तक पहुँच सकते हैं और वो पहुँचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। चाहे चाय पीने के माध्यम से पहुँचें, चाहे उससे मिलने के माध्यम से पहुँचें, और इस माध्यम से उसकी समस्याएं भी मालूम चलती हैं और समस्याएं धीरे धीरे सरकार तक पहुँचती हैं और उनका हम हल करते हैं। पूरे प्रदेश में चल रहे विधानसभा सम्मेलनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी की 64,100 बूथ पर समितियां हैं। मतलब साफ है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस टास्क को पूरा कर लिया तो बीजेपी की सफलता का रास्ता इससे निकल सकता है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट।
एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की सत्ता को दोबारा लाने के लिए मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरा जोर वहां से लगा रहे हैं, और यही नहीं, नाथ तो अब हिंदुत्व की राह भी पकड़ चुके हैं। और वहीं छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आयोजित करने के साथ ही कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर भी अपनी बेबाकी से वहां पर उनके द्वारा राय दी गई। और इसी के साथ नाथ ने कहा कि जिस देश की 82% जनता हिंदुत्व है और वहां पर हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, लेकिन नाथ की इस राय पर उनके कांग्रेस विधायक बागी हो गए हैं। और वहीं छिंदवाड़ा के पड़ोसी जिले सिवनी बरघाट के कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोड़िया अब कमलनाथ के खिलाफ उनके द्वारा नजर आ रहे हैं। काकोड़िया ने मंच से कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के अलग अलग बयानों पर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। और वहीं बीजेपी ने कहा कि एक तरफ कमलनाथ कथा करवाकर हिंदुओं को झलने, आपको बता दें कि हिंदुओं को झलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है उनके विधायक खुलेआम हिंदू विरोधी कर रहे हैं। वैसे में अर्जुन काकोड़िया को उनकी खिलाफत पहली बार नहीं है, और पहले भी नगर निकाय चुनाव में काकोड़िया ने बरघाट नगर परिषद में 3 कांग्रेस विधायक का समर्थन कर बीजेपी प्रत्याशियों को दिलाकर बीजेपी का अध्यक्ष बनवा चुके हैं, और इसका जवाब आज भी कमलनाथ नहीं दे पाते हैं। मध्य प्रदेश में समरसता यात्रा के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सागर में संत रविदास जयंती के अवसर पर 12 अगस्त को संत रविदास मंदिर के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और वहीं पूर्व मंत्री लखन घंघोरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अनुसूचित जनजाति के लोगों का भी सम्मान किया गया है। वहीं बीजेपी हमेशा से ही अपमान करती आई है। उन्होंने कहा कि मंदिर का शिलान्यास कोई भी करे, लेकिन लोकार्पण तो कमलनाथ ही करेंगे। पूरे देश में विषमता का जहर फैलाया। घोषणावीर मंत्री के रूप में हम नहीं, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने तक कह दिया। लाडली बहनाओं को कैसा छला गया, कैसा ठगा गया, कौन सी चीज में बख्शा गया, ये तमाम चीजें सामने हैं। कभी घोषणा हो जाती है पर पोर्टल बंद होता है, कभी केवाईसी नहीं हो रही। स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अब ग्वालियर नगर निगम की कोशिशें पर हाईकोर्ट ने अब नाखुशी जाहिर कर दी है। और वहीं हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि नगर निगम की जो कोशिशें हैं वो हाईकोर्ट उससे खुश नहीं है। और वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम जिस तरीके से प्लानिंग से काम कर रहा है, उससे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 3 से 4 साल लग जाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। स्वर्ण रेखा नदी को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई चल रही है और याचिकाकर्ता ने स्वर्ण रेखा नदी को बचाने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट बार बार नगर निगम अफसरों से प्लान पूछता है, लेकिन इस बार की जो को डाइवर्ट करना होगा, साथ ही सीवर लाइन सीधे स्वर्ण रेखा नदी में आकर मिल रही है, उन्हें भी रोकना होगा। ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि शहर के लगभग 84 नालों का पानी स्वर्ण रेखा नदी में आकर मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नाले ऐसे भी हैं जो सीधे नदी में जाकर मिल रहे हैं। 84 नाले लगभग इसमें मिलते हैं, 84 नाले मिलते हैं और वो नाले के विकास के लिए, उनको पृथक करने के लिए भी 200 करोड़ से ज़्यादा इस नदी के विकास पर खर्च हुआ है। इसमें वो नालों का भी विकास शामिल था, लेकिन अभी भी उनमें से कई सारे नाले इसमें मिलते हैं और गंदगी फैलाते हैं। अब हमारा जो मानना है कि जो इस पर 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुए नालों के नाम पर, विकास के नाम पर, सीवर के नाम पर, उनकी भी जाँच होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो इन जिम्मेदार आला अधिकारियों ने की है। स्वर्ण रेखा नदी के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वो नदी में नालों और सीवर का पानी आने और कचरा डालने पर रोक लगाए, साथ ही वीरपुर और हनुमान बांध क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। जावेद खान, INS 24/7, ग्वालियर।
अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रानी राणा इस समय अपने सपनों से लड़ाई लड़ रही है। रानी राणा को उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर दहेज की मांग कर रही है। वहीं आपको बता दें कि रानी की शिकायत पर पुलिस ने रानी राणा के पति और ससुराल वालों पर मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में महिला पहलवान रानी राणा खुलकर मीडिया के सामने आ गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें कुश्ती खेलने से तो रोक ही लिया, उसी के साथ उन्हें किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं जाने दिया। साथ ही दहेज की मांग को लेकर उनके शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित भी किया है। मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया अपना शादी को निभाने का, लेकिन उनकी तरफ से हर रोज तोड़ने वाला ही काम रहा। लेकिन आज मैंने 6 तारीख को अपने नज़दीकी मुराद थाने में अपने मुराद क्षेत्र में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, FIR कराई है अपने सास ससुर और पति के खिलाफ। मैंने 498A और दहेज एक्ट के तहत इसमें FIR पंजीबद्ध की है और उसमें विवेचना जारी है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम आपको अवगत कराएंगे। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में सोशल मीडिया पर अब एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट कर धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया और इसके बाद प्रशासन ने उस युवक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन टीम ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। वहीं देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि युवक के पोस्ट के बाद हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया था। थाना क्षेत्र में कल एक आरोपी द्वारा एक विशेष वर्ग समुदाय के होने से दूसरे वर्ग समुदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, जिस पर आज नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए उसके अवैध निर्माण को ढाया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात था। इंदौर के सफाई मित्रों पर चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक मौलवी की टिप्पणी के बाद विवाद पैदा हो गया है। वहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सफाई मित्रों ने काम बंद कर दिया। दरअसल धार्मिक प्रवचन के दौरान मौलवी ने सफाई कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सफाई कर्मी महिलाओं के प्रति गंदी निगाहें रखते हैं और इसके बाद वाल्मीकि समाज के सफाई कामगार संगठन ने चंदन नगर थाने में FIR दर्ज करवाई और साथ ही चंदन नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बंद कर दी और इसी के अलावा नगर निगम के कचरा कलेक्शन वाहन भी वहां पर खड़े कर दिए गए। सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए मौलवी हाफिज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद उन्हें हड़ताल के लिए खत्म करने की उनके द्वारा बात कही गई। मामला जो एक वीडियो वायरल हुई थी वार्ड 2 चंदन नगर से, तो उसी के लिए हम लोग ने काम बंद कराया है कर्मचारी द्वारा। कर्मचारी का कहना है कि कल फिर हमारे साथ ऐसा होगा, हमारे बारे में अपशब्द बोले जाएंगे, तो जब तक इसके लिए कुछ निराकरण नहीं होगा जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। आज ये बोला है कल फिर बोलेंगे, तो हम कब तक ऐसे सुनते रहेंगे और कब तक काम करते रहेंगे? जब तक वो व्यक्ति आएगा नहीं, माफी नहीं मांगेगा, जब तक हम काम नहीं करें। आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर नारकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं पेतलावाद की। वहां पर विकासखंड के नाम पर ग्राम पंचायत धतूरिया की है, जहां पर पंचायत की में अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसे साम्राज्य चल रहा है। गांव में चारों ओर कीचड़ भरे हुए हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर लोग पशु बांध रहे हैं। कई महीनों से अस्पताल पर ताला नहीं खुला है और वही गांव में एक आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, वह भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। ग्राम पंचायत भवन के समीप गंदगी पसरी हुई है और गंदगी की वजह से गांव के कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ा है और इसी बीच सार्वजनिक शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। गांव में आधे से ज्यादा मकान कच्चे हैं। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायत और प्रशासन के जिम्मेदारों ने गांव से मुंह मोड़ लिया है और वहीं ग्राम पंचायत धतूरिया के ग्रामीणों ने पंचायत और प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश जताया। ये मतलब कीचड़ बना हुआ है, कहाँ भी चैम्बर बना हुआ नहीं, जहाँ भी वाल लगाए वहाँ पे चैम्बर अभी भी नहीं बने। पहले यहाँ पे नल जल योजना ग्राम की एक समिति चलाती थी। समिति के माध्यम से हमने जो नल जल का जो कर होता है उन लोगों से हमने वसूली करके ये चैम्बर बनाए, जिसके बाद पंचायत ने इस समिति को हैंड ओवर किया। तो कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने बहुत आवेदन भी दे रखे, जिसके बाद डॉक्टर को भी बुलाया था, कोई भी आज तक नहीं आया। स्वास्थ्य केंद्र में भी आंगनवाड़ी में पानी हानि सब गिर रहा सर, बच्चे बहुत पानी में जा रहे हैं। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है, हम जल्द से जल्द इसको चेक करवा लेंगे
जल्द से जल्द जो भी व्यवस्था है उनको वहाँ ठीक करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जैसी मिल रही कार्यरत रह कर्मचारी को बड़ी राहत प्रदान कर दी गई है। वहीं कोर्ट ने बोर्ड ऑफ स्टीज ऑफ एम्प्लॉइज प्राइवेट फंड की अपील को खारिज करते हुए 1032 कर्मचारियों को पेंशन के लिए पात्र माना गया है। वहीं 30 अप्रैल 2014 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 1032 कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाए और इस आदेश के बाद बोर्ड ऑफ स्टीज ने अपील करते हुए कहा कि रिकॉर्ड नहीं होने का उनके द्वारा हवाला दिया गया और पेंशन से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही मिल के कर्मचारियों को पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है, ऊर्जा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर ने फैसले का स्वागत किया। कोर्ट के माध्यम से सरकार स्तर पर जेसी मिल के श्रमिकों की युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है और आज न्यायालय ने जो फैसला दिया है कर्मचारियों के हित में, उसका मैं स्वागत करता हूँ। बैतूल में भोपाल लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब सहायक राधा गोविंद शुक्ला को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई आवेदक की लिखित शिकायत के बाद की गई। आरोप है कि शाहपुर स्थित क्लिनिक संचालक ने वहां पर सीएमएचओ और लैब सहायक से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।